हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एक क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन करेंगे मैथ्स 2 के वीक 3 एंड वीक 4 का। वीक 1 और 2 में आपके डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस हैं और वीक 3 और 4 में आपके वेक्टर, वेक्टर स्पेस, लीनियर डिपेंडेंसी, लीनियर इंडिपेंडेंसी, गॉसियन एलिमिनेशन, बेसिस, फाइंड बेसिस एंड डायमेंशंस है आपके। ये टॉपिक्स हैं आपके वीक 3 और वीक 4 में। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज अ वेक्टर। वेक्टर इज सिंपली एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दैट हैज नंबर्स अरेंज्ड टुगेदर। कोई भी ये आपके पास चीज़ें हैं ऐसे एक एरो में। वेक्टर का ये जो पार्ट है ये आपका एक स्केलर पार्ट होता है, ये आपका डायरेक्शन दिखाता है, तो इसको उतना देखने की जरूरत नहीं है, वो चीज़ें हैं। देखते हैं व्हाट इज वेक्टर स्पेस। अ वेक्टर स्पेस इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स दैट नेवर लीव्स द कलेक्शन आफ्टर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एक एग्जांपल से आपको समझते हैं ये। जैसे कि ये जो बॉक्स है इसको आप समझ लीजिए कि ये वेक्टर स्पेस है और इसके अंदर ये सारे छोटे छोटे ये जो वेक्टर्स हैं। अब ये जो वेक्टर्स हैं इसमें आप कुछ भी ऐड करिए या मल्टीप्लाई करिए, अगर ये बॉक्स को छोड़ देंगे तब तो ये वेक्टर स्पेस का पार्ट नहीं आएंगे। अगर मल्टीप्लाई और एडिशन करने के बाद भी ये अगर बॉक्स के अंदर ही रह रहे हैं तब ये हो जाएंगे एक वेक्टर स्पेस। और ये पूरा वेक्टर स्पेस का रहेगा और ये उसके वेक्टर्स हैं। प्रॉपर्टीज वेक्टर स्पेस के हो जाएंगे क्लोजर अंडर एडिशन। वही है कि अगर दो वेक्टर्स को आप ऐड करेंगे तो भी वो वेक्टर स्पेस के अंदर ही रहेंगे। क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर आप कोई भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में या फिर स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो उस वेक्टर स्पेस के अंदर ही रहेंगे। जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करता है, कोई भी एक वेक्टर है उसके लिए एक जीरो वेक्टर होता है, यानी कि उसमें आप जीरो मल्टीप्लाई कर देंगे तो नथिंग यानी कि जीरो हो जाएगा। एवरी वेक्टर हैज एन अपोजिट वेक्टर, यानी कि अगर -5 एक वेक्टर है तो उसका अपोजिट +5 है तो -5 भी उसका एक नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट है लीनियर कॉम्बिनेशन का। जैसे कि सपोज दो वेक्टर आप ले लीजिए, यू ले लीजिए 1,2 और वी आपका एक वेक्टर हो गया 3,1 करके। और ये जो a, b एक आप एक कोई भी एक लीनियर स्केलर नंबर है, तो आप जब भी ये स्केलर नंबर को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जैसे कि ए को एक स्केलर मल्टीपल ऑफ एक जो होगा यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस बी वी, तो ये आपका एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे कि 2u + 3v, यानी कि ए को हम लोग 2 मान लिए हैं और बी को 3 मान लिए हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 11 7 हो जाएगा। ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। लीनियर कॉम्बिनेशन मीन्स मेकिंग अ न्यू वेक्टर यूजिंग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आपको कोई भी दो वेक्टर पहले से मिला हुआ है उसमें कुछ ऐड करके या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप अगर एक नया वेक्टर बना रहे हैं तो उसको हम बोल देंगे एक लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर डिपेंडेंस भी सेम होता है, जैसे कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया 0,1, एक वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर हो गया 1,0 और एक तीसरा वेक्टर आप ले लीजिए 1,1। ठीक है, तो आप क्या है कि ये जो 1,1 जो है ये वेक्टर जो है ये लीनियरली डिपेंडेंट है इन दोनों पर, क्योंकि आप जब इन दोनों वेक्टर को प्लस करेंगे तो 0 0 + 1 1,1 बन जाएगा, तो ये क्या है कि लीनियर डिपेंडेंट है। और वैसे ही आता है लीनियर इंडिपेंडेंस, यानी कि कोई भी दो वेक्टर है आपस में ऐड करने से या मल्टीप्लाई करने से नहीं बन, तीसरा वेक्टर नहीं बनना चाहिए, तब वो एक लीनियर इंडिपेंडेंस हो जाएगा। नन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम द अदर्स, जैसे कि 0,1 एंड 1,0 अगर इन दोनों को लेंगे आप, ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बट अगर इन तीनों को ले लेंगे तो ये वाला जो वेक्टर है लीनियरली डिपेंडेंट है इन दोनों पर। तो समझ में आ गया। तो अगला टॉपिक है बेसिस। मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स नीडेड टू जनरेट एवरी वेक्टर इन दैट स्पेस, इसको हम आगे देखते हैं। जैसे कि इसके दो कंडीशंस होते हैं बेसिस के, दे शुड जनरेट एवरी वेक्टर, यानी कि जैसे कि जो जो सबसे मिनिमम, जैसे आप समझ सकते हैं कि एक सेल, जैसे कि बॉडी में एक सेल होता है तो उससे पूरा ऑर्गन बन जाता है, सेल्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा तो पूरा ह्यूमन बॉडी बन जाता है। उसी तरह से बेसिस है जो सबसे स्मॉलेस्ट जो वेक्टर होगा जिससे आप वेक्टर स्पेस के बाकी वेक्टर्स को बना सकते हैं उसको हम बोलेंगे बेसिस। और नन ऑफ देम शुड बी अननेसेसरी, अननेसेसरी मतलब कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बेसिस के वेक्टर्स हैं वो आपस में ही लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए। इसको आपको मैं समझाता हूँ एक सेकेंड इसी एग्जाम्पल से। ये रहा, ठीक है।
मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर, ये वाला, और एक वेक्टर जो ये है, ये दोनों वेक्टर्स आपके बेसिस हैं, ठीक है। तो कंडीशन पहला क्या था कि ये दोनों वेक्टर्स मिलके इस वेक्टर स्पेस के बाकी सारे वेक्टर्स को बना देनी चाहिए। यानी कि ये दोनों वेक्टर्स को अगर आप कुछ ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप सारे वेक्टर्स बना सकते हैं, तब तो ये दोनों वेक्टर्स को हम बेसिस बोल देंगे। और दूसरा कंडीशन था कि जो बेसिस है यानी कि ये दोनों वेक्टर्स हैं, ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। यानी कि इस वेक्टर में कुछ भी मल्टीप्लाई या ऐड करके हम ये ना बना पाए, और इस वेक्टर में कुछ भी मल्टीप्लाई और ऐड करके ये ना बन पाए। तो ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो वो बेसिस हो जाएगा। और यहाँ पे एग्जांपल एक है, जैसे कि एक आर स्क्वायर एक प्लेन है, यानी कि एक्स वाई प्लेन में जो भी रहेगा उसको हम आर स्क्वायर से डिनोट कर देते हैं। तो एक्स वाई प्लेन में जैसे कि 1,0 और 0,1 ये जो है ये आपके बेसिस हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों से आप कोई भी नंबर ले लीजिए एक्स वाई प्लेन में, तो इन दोनों वेक्टर को ऐड और मल्टीप्लाई करके आप बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5,7 है, तो 1,0 में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 7 का कर मल्टीप्लाई कर फिर ऐड कर देंगे तो 5 7 बन जाएगा। ऐसे आप अपने से कुछ भी एक एक्स वाई प्लेन का नंबर ले लीजिए, आप इन दोनों से बना सकते हैं। तो ये दोनों बेसिस हो गए। और दूसरा कंडीशन है कि ये दोनों आपस में ये इंडिपेंडेंट हैं, आप इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके ये नहीं बना सकते और इसमें कुछ मल्टीप्लाई ऐड करके ये नहीं बना सकते। सेम है। वैसे ही देख लेते हैं, जैसे कि ये 3 एग्जांपल्स हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि जो 1,1 है ये इन दोनों को ऐड करके बन जा रहा है, तो ये 1,1 जो है लीनियरली डिपेंडेंट है इन दोनों पर। तो ये तो बेसिस नहीं होगा, तो बेसिस सिर्फ यही दोनों होंगे। तो ये है। अगला है कि पेपर में जैसे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फाइंड बेसिस, तो बेसिस को कैसे फाइंड करेंगे, इसके दो दो केस बनते हैं, यानी कि दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला में क्या होगा कि आपको वेक्टर्स दिए होंगे, आपको बताना है कि या फिर उसको बेसिस बनाना है। ये 3 वेक्टर्स दिए हैं, आप चेक कर लेंगे, 2 कंडीशन है, वही 2 कंडीशन आपको हर जगह अप्लाई करना है, उसी 2 कंडीशंस को चेक करना है, आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिस की नहीं है। जैसे कि 1,1 पता है कि लीनियरली डिपेंडेंट है इन दोनों का, तो 1,1 को हटा देंगे तो ये दोनों आपके बेसिस हैं। तो ये सिंपल है। दूसरा जो क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा, जैसे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको एक इक्वेशन दे दिया गया, तो इससे आपको बेसिस पता करना है कि इसके बेसिस क्या होंगे। इसमें आपको बेसिस दिया हुआ है, वेक्टर्स दिए हैं उसमें से बेसिस निकालना है, इसमें आपको इक्वेशन है इसमें से बेसिस निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप कोई भी एक उठाइए, उसको राइट साइड लेके चले जाइए दो वेक्टर को। जैसे कि आप यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस जेड कर सकते थे, जैसे आप कुछ भी कर सकते थे, तो मैं ले लेता हूँ जैसे कि जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई कर लेंगे। ठीक है, अब एक साइड ये आ गया राइट हैंड साइड में। अब जो राइट हैंड साइड वेक्टर्स है इनको हम कुछ मान लेंगे, तो x को s मान लेंगे और y को t मान लेंगे। फिर z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह s रख देंगे तो माइनस एस एंड माइनस टी हो जाएगा, ये z हो गया। अब सभी वेक्टर्स को क्या लिख सकते हैं, x को हम लोग s माने हैं तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, हो जाएगा s। y को t माने तो यहाँ पर हो जाएगा t, z हो जाएगा माइनस एस माइनस टी, तो माइनस एस माइनस टी, ये आपका ये सिंपली आपका ये वेक्टर बन गया। इसमें से क्या करना है कि आपको अब कोफिशिएंट्स निकालने हैं हर एक मछली। तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि सबसे पहले आपको s निकालना है और t निकालना है। तो s निकालेंगे तो पहले में एक 1 इंटू एस है तो s निकाल देंगे तो आपका 1 बचेगा। और ये दूसरे में भी s तो है ही नहीं, यानी कि 0 इंटू एस है, तो इसमें से आप s निकाल देंगे तो 0 बचेगा। इसमें s है तो -1 बचेगा, s निकाल देंगे। वैसे ही ये इसमें से t निकालेंगे, सेम कंडीशन में ये हो जाएगा। अब आपकी ये और ये दोनों आपके ये बेसिस हैं, कोफिशिएंट को जब सेपरेट कर देंगे तो ये दोनों आपके बेसिस मिल जाएंगे। बस इतना ही है, डन हो गया। अब अगला टॉपिक है कि डायमेंशंस क्या होते हैं। डायमेंशंस कुछ नहीं होते, बेसिस के अंदर जितने वेक्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे ये दोनों बेसिस है तो बेसिस के अंदर आपके दो वेक्टर्स हैं, तो वही दो वेक्टर्स आपके डायमेंशन हो जाएंगे। सेम कंडीशन यही है, ये दोनों बेसिस हैं तो उसको काउंट कर लीजिए 1 एंड 2, 1 2 काउंट कर लिए तो आपके दो डायमेंशंस हो गए। तो डायमेंशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर्स, ये याद रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा डायमेंशंस फाइंड करने में। रैंक भी ऑलमोस्ट सेम है कि जैसे कि आप अगर आपको मैट्रिसेस दिया है तो इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स को काउंट कर लेंगे तो वही रैंक होगा। अगर आपको ये मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे गॉसियन एलिमिनेशन करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, ये टॉपिक में अभी रैंक पे आऊँगा, पहले आप गॉसियन एलिमिनेशन समझ लीजिए। जैसे कि आपको अगर कोई भी एक मैट्रिक्स दे दिया है,
तो इसके ऊपर आप जो भी ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे उसको हम बोलते हैं गॉसियन एलिमिनेशन। जैसे कि आप अगर रो टू इज इक्वल टू रो टू माइनस टू टाइम्स आप रो वन कर रहे हैं, ये आपके गॉसियन एलिमिनेशंस हैं। ये जो ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं ये गॉसियन एलिमिनेशन है। अब क्या होता है कि आपको अगर किसी भी वेक्टर का मैट्रिक्स का अगर रैंक निकालना है तो आपको उसको रो इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको जो पीवियट पॉइंट्स है उसको काउंट कर लेंगे। अब रो इक्लियन फॉर्म क्या होता है कि जो आपको होते हैं यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, नीचे वाले पार्ट जीरो होते हैं। आपको ये मैट्रिक्स दिया है, इसके बाद आप गॉसियन एलिमिनेशन इसमें अप्लाई करेंगे तो आपका मैट्रिक्स जो हो जाएगा बन जाएगा ये। अप्लाई करके आप ये कर दिए, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज नीचे की साइड से लेकर आने हैं, ठीक है। तो आ गया। अब ये आपका जो है ये रो इक्लियन फॉर्म में आ गया है। अब रो इक्लियन फॉर्म में जो पहला एलिमेंट है वो होता है जो पहला ये है लीडिंग एलिमेंट बोलते हैं हर रो में। इसके आगे के जो होंगे वो जीरो होने चाहिए और ये पहला जो होता है नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। तो जैसे कि पहले रो में आ गया आपका 1 हो गया, उसके बाद दूसरे रो में आपके नीचे नहीं देखना है, नीचे लाएंगे तो फिर वो रो इक्लियन फॉर्म नहीं होगा। आपको एक साइड राइट में जाना है, फिर उसके एक नीचे आना है, तो अगला आपका पीवियट पॉइंट 0 होगा। इसके आगे ये 0 होना चाहिए, तब ये रो इक्लियन फॉर्म में है, ठीक है। तो इसमें 2 पीवियट पॉइंट्स हैं तो 2 रैंक हो गया। इसी तरह से आप अगर काउंट करना चाहें आप, तो ये 2 इंडिपेंडेंट आ गए हैं वेक्टर्स हैं, तो ये 2 इसके वो हो जाएंगे, रैंक हो जाएंगे। तो ये रहा रैंक, यानी कि इंडिपेंडेंट रोज, 2 इंडिपेंडेंट रोज थे इस एग्जांपल में दिखाया था, ये हो गया। जैसे कि ये है, इसमें गॉसियन एलिमिनेशन करेंगे तो रैंक 1 है। सेम इसमें 2 इंडिपेंडेंट रोज हैं, ये ऐसे करके तो रैंक 2 हो गया। इसमें क्या है कि रैंक 1 इसलिए है क्योंकि ये जो 2,4 है इसको आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके ये बना सकते हैं, तो ये तो इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट तो 1,2 है। तो 1,2 जो है ये आपका इंडिपेंडेंट रो है, तो ओनली 1 इंडिपेंडेंट रो, तो रैंक 1 हो जाएगा। तो ये गॉसियन एलिमिनेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब पता करेंगे कि डायमेंशंस यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन। आपको अगर बेसिस दिया है तो आप उससे मैं डायमेंशंस आपको बता दिया वो कैसे फाइंड करना है। नंबर ऑफ बेसिस में जितने वेक्टर्स हैं उसको काउंट कर लेंगे तो आपके डायमेंशन होगा। बट गॉसियन एलिमिनेशन से कैसे फाइंड करेंगे तो उसको देख लेते हैं। जैसे कि आपको कुछ वेक्टर्स दे दिया गया, ये वेक्टर 1 हो गया, वेक्टर 2 हो गया और वेक्टर 3 हो गया, 3 वेक्टर्स हैं। इसको आपको मैट्रिसेस बना लेना है, ऐसे करके आपका एक मैट्रिसेस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे करके ये तीनों लिख देंगे, आपका एक मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका एक मैट्रिक्स बन गया। ओके, उसके बाद आप गॉसियन एलिमिनेशन इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे, यानी कि जो मैं आपको बताया था रो टू इज इक्वल टू रो वन माइनस रो टू, ये सब गॉसियन एलिमिनेशन परफॉर्म करेंगे। इसको आप परफॉर्म करके लाएंगे रो इक्लियन फॉर्म में। रो इक्लियन फॉर्म में आ गया है, फिर आप पीवियट पॉइंट्स काउंट कर लेंगे, जैसे कि ये 1 पीवियट पॉइंट्स, एक ये हो गया, ये 2 हो गया, इसमें तो है नहीं। पीवियट पॉइंट्स क्या होते हैं कि हर रो में जो पहला नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट होता है वो होता है पीवियट पॉइंट्स। इसमें ये 1 है, इसमें -1 है, इसमें कुछ नहीं, तो 2 पीवियट पॉइंट्स है, वही 2 आपके रैंक है। अगर आपको डायमेंशन ऑफ द स्पैन पूछेगा तो वो भी 2 हैं, और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स भी 2 हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट से ये दोनों वेक्टर्स हो गए। तो सब कुछ कनेक्टेड आपस में। अगर आपको गॉसियन एलिमिनेशन आ रहा है, आप पीवियट पॉइंट्स आप पहचानने आ रहा है, तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, आपको लगभग सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लेंगे। आपको अगर कोई भी मैट्रिक्स पेपर में दे दिया जाएगा तो सबसे पहले उसके ऊपर गॉसियन एलिमिनेशन करना है, रो इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद पीवियट्स पॉइंट्स काउंट करने हैं, पीवियट्स पॉइंट्स ही आपके रैंक होंगे, उसके बाद डायमेंशंस होंगे एंड नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर्स। तो बस इतना ही है, वीक 3 और वीक 4 की ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने कवर कर लिए हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीक के लेक्चर में या फिर कॉन्सेप्ट रिविज़न में। थैंक यू वेरी मच।